एक बार एक जेलर एक कैदी से पूछता है, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि तुमको परसों फांसी दी जाएगी। फिर कैदी बोलता है, जेलर साहब हाथ जोड़ते हुए, मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं अपनी पत्नी के साथ में एक रात बिताना चाहता हूँ, एक रात संबंध बनाना चाहता हूँ। अगर आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। जेलर सोच में पड़ जाता है कि आज मेरी 20 साल की जॉब कैरियर में आज पहली बार हुआ है कि एक कैदी बोल रहा है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे सुहाग रात मनानी है, अपनी बीवी के साथ में संबंध बनाना है। जेलर सोच में पड़ जाता है। उसके बाद एक कमाल की बात कहता है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। फिर जेलर साहब उससे बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा हम लोग पूरी कर देंगे और तुमको तो घर पे नहीं भेजेंगे, लेकिन तुम्हारे पत्नी को हम लोग यहाँ पे ज़रूर बुला देंगे। उसके बाद जेलर साहब एक पुलिस वाले को एक फरमान जारी करते हैं और बोलते हैं, जाओ और गांव से इसके पत्नी को लेके आओ और ऐसा ऐसा बात इसने कही है उसके पत्नी को बता देना। पुलिस वाला जब घर पे पहुंचता है तो घर में तो ऐसे मातम छाई रहती है कि परसों हमारा बेटा का फांसी हो जाएगा। बीवी भी इधर टेंशन में रहती है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, कौन इन लोगों को खिलाएगा, कौन इन लोगों को पढ़ाएगा। लेकिन जब पुलिस वाला जाता है तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर पुलिस वाला बताता है कि ऐसा ऐसा बात हुआ था और आपके पति ने ऐसा आखिरी इच्छा जाहिर किया है। तो जेलर साहब ने बोला है कि इसकी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी की जाएगी, इसीलिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा और आपका पति के साथ में आपको एक दिन वहाँ पे रुकने की इजाज़त दिया जा चुका है। फिर उसकी पत्नी थोड़ा सा खुश होती है कि चलो ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक दिन कम से कम उसके साथ में तो बिताऊंगी, क्या हुआ था क्या नहीं पूछने का भी टाइम नहीं देते हैं वो लोग। फिर उसकी पत्नी तैयार हो जाती है और वो पुलिस वाला लेकर जेल में आ जाता है। इधर जेल में जब आता है तो उसका रूम जो जिस जिस सेल में रहता है उसका सेल चेंज किया जाता है, इसलिए कि उसके आजू बाजू भी लोग रहते हैं। तो उसको लास्ट वाला सेल दिया जाता है, जिसके बाद कोई रूम नहीं रहता है कि अपने पत्नी के साथ में रात गुजारो, संबंध बनाओ, कुछ भी करो, कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन वहाँ का जो जेलर होता है वो बहुत शातिर, बहुत चालाक होता है। वो सेल में ही कैमरे लगा दिया होता है, रिकॉर्डिंग लगा दिया रहता है, जिसका कैमरा नहीं चलता है, बस आवाज़ें सुनाई देगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग लगा दिया रहता है और अपने केबिन में उस तार को लगा दिया रहता है कि ये लोग क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, सब चीज़ हम लोग देखेंगे, सुनेंगे। फिर उसकी पत्नी जब आती है उसको लेके जाया जाता है और उसके लास्ट वाले सेल में उसको अंदर डाल के और ताला लॉक कर दिया जाता है। और वहीं से कुछ दूर पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं कि शायद ये लोग कुछ गलत काम मत कर ले, कुछ सुसाइड मत कर लें। पुलिस वाले भी थोड़ा सा दूर पे दो पुलिस वाले को खड़ा कर दिया जाता है कि तुम लोग ध्यान देना, उधर जाना नहीं। और जेलर साहब अपने केबिन में बैठ जाते हैं, एक दो पुलिस वाले को और बैठा लेते हैं अपने पास और इन लोग का बात सुनना चालू हो जाता है। पत्नी आती है तो सबसे पहले पैर छूती है और रोते हुए बैठती है और बोलती है कि ये बताइए किस चीज़ का, किस गलती का हम लोग को सज़ा मिल रहा है, आपने क्या किया, आप बताते नहीं, आपके साथ में क्या हुआ, आपको तो कल फांसी हो जाएगी। फिर उसका पति भी रोने लगता है और उस लड़की का नाम शिल्पा रहता है, उस महिला का। बोलता है, शिल्पा मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ, अपने बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने कोई भी हत्या नहीं किया है, किसी का भी खून नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है और मैं बेकसूर हूँ। लेकिन इस अंधों की नगरी में किसको बोलूँ, कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई भी समझने वाला नहीं है। लेकिन मरने से पहले मैं तुमको ज़रूर सफाई दूंगा कि कम से कम तुम मेरे को कातिल मत समझना, तुम मुझे खूनी मत समझना। ये सब बात जेलर भी उधर सुन रहा है और उसका मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। शिल्पा बोलती है, आखिर में आपके साथ में हुआ क्या था, बताइए। तब वहाँ पे वो आदमी बताता है, उसका नाम सुबोध रहता है। सुबोध बोलता है कि मैं और मेरा दोस्त राजू हम लोग एक कंपनी में काम करते थे और कंपनी के में काम करने के टाइम
एक लड़की रहती है, उससे थोड़ा बहुत जान पहचान हो जाता है। फिर हम लोग उससे भी बात करते थे, कभी उसका टिफ़िन हम लोग खाते थे, कभी हमारा टिफ़िन वो खाती थी। और ज़्यादातर वो लड़की मेरे से ही बात करती थी, राजू से बहुत कम बात करती थी। इसके लिए राजू जलता था। और राजू एक दिन मेरे से बोला भी कि देखो हम लोग दोस्त हैं, हर चीज़ साथ में करते हैं, शादी भी हम लोग एक ही साथ में किए 2 लड़कियों से, हमारा घर भी एक जैसा है, हम लोग जिधर जाते हैं एक साथ में जाते हैं। तो एक लड़की है तो तुमसे ज़्यादा बात करती है, मेरे से ज़्यादा बात नहीं करती है। फिर सुबोध बोला, अरे यार वो लड़की का मन है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे साथ में घूमती है कहीं जाती है। तो राजू गुस्सा होता था। एक बार मैंने उस लड़की को खाने पे बुला लिया, जो क्वार्टर था मेरे क्वार्टर से थोड़ा सा ही दूर पे था। वो लड़की एक दिन अपने सहेलियों के साथ में आई मेरे क्वार्टर पे, खाना खाई, फिर से वो लोग चले गए। मैं भी कभी कभी जाता था, राजू भी जाता था, लेकिन मेरे से ज़्यादा बातचीत होने की वजह से राजू को हमेशा जलन रहती थी। एक बार मैं आया था रूम पे, तो लड़की शिल्पा जो थी रूम पे आ गई। राजू उस टाइम रूम पे नहीं था। फिर मैं मार्केट कुछ सामान लाने के लिए चला गया कि तुम रुको शिल्पा, मैं अभी 10 मिनट में 15 मिनट में आता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। मैं मार्केट गया और मार्केट से जब आया तो देखा कि भीड़ लगी है और शिल्पा की लाश वहीं पे पड़ी है, पुलिस वाले वहीं पे खड़े हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं अभी गया तो कुछ नहीं हुआ था, आने के बाद कैसे शिल्पा का किसी ने खून कर दिया था। और पुलिस वाले, यानी कि मैं उस रूम में रहता था, तो पुलिस वाले मेरे को ही कातिल समझकर मुझे ही गिरफ्तार करके लेके आ गए। और कोई भी हमारी बात नहीं सुनता है। अब बताओ मैं क्या करूं। फिर शिल्पा भी रोने लगती है, बोलती है कि अब आपकी गलती भी नहीं है, फिर भी पुलिस वाले या समाज वाले सब आप ही को कातिल समझ रहे हैं। फिर हाथ जोड़ के बोलता है सुबोध कि जो भी हुआ ज़िंदगी में, मेरे बच्चों लोग को पढ़ा लिखा के खूब अच्छा आदमी बनाना, इंसान बनाना, ताकि गलत सही का फ़र्क हो सके। और मेरे साथ में मेरा दोस्त ही गद्दारी किया, वही जलता था, उसी ने कुछ किया होगा, लेकिन मेरे को तो अभी फांसी होने वाला है। मैं अपना सफाई भी नहीं दे सकता। अब तो मैं जज साहब के सामने भी नहीं जा सकता, क्योंकि जज साहब ने तो अपना फैसला सुना दिया है। उसकी पत्नी रोने लगती है और बोलती है कि हम लोग फिर से अगले जन्म में मिलेंगे। हम लोग क्या क्या सपने देखे थे कि घर बनाएंगे, साथ में रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे भगवान भी सब उल्टा कर दिया। जो गुनाहगार है वो घूम रहा है, जो बेगुनाह है वो बेचारे को फांसी होने वाला है। वो लोग दोनों लोग एक दूसरे को पकड़ के रो रहे होते हैं। बेचारा इधर जेलर भी रोने लगता है, उसके साथ में जो 2-3 पुलिस वाले बैठे रहते हैं वो भी रोने लगते हैं इन लोगों को बातें सुनकर। और फिर बाद में ऐसे बात करते 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 सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद जिस टाइम दिया गया रहता है, उस टाइम पर उसकी बीवी को फिर निकाल दिया जाता है। वो आखिरी बार अपने पति को देखती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर जेलर साहब सोचते हैं 100 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी नहीं होना चाहिए, कुछ गलत उसके साथ में नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। जेलर साहब जितना भी रात को बात हुआ रहता है वो रिकॉर्डिंग लेकर अपने उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं। अधिकारियों से विनती करते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, देखो ये बेगुनाह है, और मैंने तो नहीं पूछा, खुद इसकी बीवी और ये लोगों ने आपस में बात किया है। फिर जज साहब से भी वो जेलर और उसके उच्च अधिकारी लोग उसके पास जाते हैं और जेलर साहब से भी विनती करते हैं, पूरा ऑडियो सुनाते हैं। जेलर साहब भी सुनकर, जज साहब भी सुन के भावुक हो जाते हैं। फिर बाद में जज साहब सुबह सुबह जब होता है, तब उसकी फांसी से पहले ही जज साहब, जेलर साहब और जितने भी उच्च अधिकारी रहते हैं सब लोग मिलकर फैसला लेते हैं और फिर से उस केस पे स्टडी करते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि ये आदमी बेगुनाह है, इसको छोड़ दिया जाए, इसकी फांसी टाल दिया जाए। फिर उस बेचारे का फांसी टाल दिया जाता है। उसकी पत्नी घर पे चली गई होती है। 8 बजे उसको फांसी होने वाला रहता है, लेकिन जब उसकी 8 बजे जब जेलर साहब जाते हैं तो बेचारा मायूस बैठे रहता है और बोलता है कि अब आखिरी इच्छा कुछ नहीं है जेलर साहब, आपने आखिरी इच्छा पूरी कर दिया, आपका लाख लाख धन्यवाद। आप तो मेरे लिए भगवान हो, जो एक दिन मेरी पत्नी के लिए मुझसे मिलाया। जेलर साहब थोड़ा नर्वस टाइप में थे, उसी टाइप में बोलते हैं कि टेंशन मत लो सुबोध, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा खड़ा हूँ, मैं सच के साथ में हमेशा खड़ा हूँ। तुम्हें फांसी नहीं हो सकती, तुम्हारी फांसी रुक गई है क्योंकि तुम बेगुनाह हो। फिर जेलर साहब बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा सच के सामने हूँ, साथ में हूँ,
तुम बेगुनाह हो, तुमको फांसी नहीं हो सकती, तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी गई है और जो असली कातिल तुम्हारा दोस्त राजू है उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और उसको फांसी पे चढ़ाएंगे, तुम अपने घर जा सकते हो। तुरंत वो जेलर साहब के कदमों में गिर जाता है और जेलर साहब से रो रो कर बोलता है कि भगवान सच में होते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं, तुम मेरे लिए भगवान ही हो जेलर साहब। और वहाँ से वो सुबोध अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर घर में उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी माँ ये इंतज़ार कर रही होती है कि हमारे बेटे का फांसी हो गया होगा, अब बाद में उसकी डेड बॉडी ही मिलेगी। लेकिन जब जैसे ही सुबोध अपने घर के दरवाजे पर जाता है और अपने बच्चे लोग को बुलाता है तो एक बार तो उन लोग को ऐसे लगता है कि कोई वैसे ही बुला रहा होगा, लेकिन जब दूसरी बार सुबोध अपने बच्चे लोग का नाम लेता है तो उसके बच्चे बाहर आते हैं तो दौड़ के उसकी माँ, उसकी बीवी सब आके उसके गले लगा लेते हैं और गले लगाने के बाद रोने लगते हैं। और उसकी माँ बोलती है कि भगवान ने हमारी बात सुन ली, क्योंकि हमारा बेटा बेगुनाह था और बेगुनाह आदमी को फांसी पे चढ़ाने वाले थे, लेकिन जो असली कातिल जो उसका दोस्त है वो घूम रहा होता है। फिर सारी बात सुबोध वहाँ पे बताता है कि जेलर साहब ने हमारी कितनी मदद की, उसके बाद ऐसा ऐसा हुआ। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। कहानी कैसी लगी सुबोध कि कमेंट करके ज़रूर बताइए, और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए मेरे भी आंखों से आंसू आ गए। सही बोलते हैं कि 100 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को फांसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे को अगर फांसी हो गया रहता तो आप लोग सोच सकते हैं कि उसका बीवी, उसके बच्चे, उसकी माँ को क्या होता। तो अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।